हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम टू दी एक्सप्लेनर। आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठेंगे और ट्रैवल करेंगे उस जमाने में जब देश का आइडिया ही नहीं था। मतलब ये जो फीलिंग है ना कि मैं इंडियन हूँ, ये जो भारत माता की जय बोलने पर गूज़बम्स आते हैं, ये जो अपने झंडे के लिए दिल में रिस्पेक्ट है, क्या ये सब हमेशा से था? क्या हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करते थे? चलो आज इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी हिस्ट्री को जड़ से निकालते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर इंडिया जैसा कोई देश होता ही नहीं, मतलब आपसे कोई पूछे भाई कहाँ से हो, और आप बोलो मैं मेवाड़ से हूँ, आपका दोस्त बोले मैं मराठा राज्य से हूँ, और कोई तीसरा बोले मैं अवध का रहने वाला हूँ, कोई इंडियन फीलिंग ही नहीं। आपका पड़ोसी जो बस 100 किलोमीटर दूर रहता है वो आपके लिए एक फॉरेनर है। कितना अजीब लग रहा है ना ये सोचने में। पर दोस्तों सच तो ये है कि 200-250 साल पहले पूरा यूरोप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। वहाँ कोई जर्मनी या फ्रांस या इटली नहीं था। वहाँ ऐसी ही छोटी बड़ी रियासतें थीं, अलग अलग राजा थे और उनकी प्रजा थी। तो सवाल ये है कि ये सब बदला कैसे? ये टूटे हुए पीसेस जुड़कर एक नेशन कैसे बन गए? यही है दोस्तों हमारी आज की कहानी। सेक्शन 1, राजा, प्रजा और एम्पायर। चलो शुरू करते हैं उस दुनिया से जहां देशभक्ति जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में ही नहीं था। तो पहले का यूरोप कैसा था? सिंपल फंडा था। एक राजा यानी किंग होता था, उसकी एक बहुत बड़ी एम्पायर होती थी और उसमें रहती थी उसकी प्रजा यानी सब्जेक्ट्स। आपकी पहचान आपके राजा से थी बस। अगर आपका राजा ए है तो आप उसके लिए लॉयल हो। कल को राजा बी ने जंग जीत ली तो आपसे आप राजा बी के लिए लॉयल हो। मतलब लॉयल्टी का बटन था ऑन ऑफ। लेकिन आज का यूरोप देखो, यहाँ देश हैं, नेशंस, उनके प्रॉपर फिक्स्ड बॉर्डर्स हैं और उनके अंदर रहते हैं नागरिक यानी सिटीजन्स। और प्रजा और नागरिक में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। प्रजा पर रूल किया जाता है, नागरिक अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं। प्रजा के पास ड्यूटीज होती हैं, नागरिक के पास राइट्स होते हैं। तो ये जो इतना बड़ा चेंज है ना, प्रजा से नागरिक बनने का सफर, यही नेशनलिज्म की कहानी की फाउंडेशन है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूरोप में एक बहुत बड़ा एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर। आज के जो देश है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये सब उसके अंडर आते थे। अब सोचो, इस एम्पायर में जर्मन बोलने वाले लोग भी थे, इटालियन बोलने वाले भी, हंगेरियन, पोलिश, क्रोएशियन, लिस्ट बहुत लंबी है। इन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, ना कल्चर सेम, ना लैंग्वेज सेम, कुछ भी कॉमन नहीं था। बस एक चीज कॉमन थी, उन सब का राजा एक ही आदमी था। तो उनके अंदर वो वी फीलिंग की हम सब एक हैं आई ही नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक बिल्डिंग में 20 अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई तमिल, सबका कल्चर अलग, भाषा अलग, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, बस सबका लैंडलॉर्ड एक ही है। बस यही हाल था पुराने यूरोप का, और यही वो प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन बनकर सामने आया नेशनलिज्म। सेक्शन 2, फ्रांस का नया फंडा। तो अब इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक आइडिया जो पैदा हुआ फ्रांस में और जिसने पूरे यूरोप का, पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। इस नए आइडिया के जन्म से पहले फ्रांस में क्या सिस्टम था? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। आसान शब्दों में, राजा ही सब कुछ था। द किंग वॉज द बॉस, उसकी मर्जी ही कानून थी। फ्रांस के किंग लुई 14 ने तो साफ साफ कहा था, मैं ही स्टेट हूं। मतलब उसने जो बोल दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर। जनता उसकी प्रजा थी, उनके पास जीरो राइट्स थे। राजा का मन किया टैक्स बढ़ा दो तो जनता को देना पड़ेगा, राजा का मन किया किसी को जेल में डाल दो, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। बेसिकली पूरा देश राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी था। और 18th सेंचुरी के एंड तक फ्रांस के लोग इस सिस्टम से बिल्कुल पक चुके थे। और फिर 1789 में जनता का गुस्सा फूटा। इसे हम कहते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लोग सड़कों पर उतर आए और बोले अब बस बहुत हुआ। और उन्होंने 3 जबरदस्त काम किए। स्टेप 1, राजा को गद्दी से उतार फेंका, मोनार्की खत्म। स्टेप 2, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब से फ्रांस में कोई प्रजा नहीं, सब नागरिक हैं, सब सिटीजन्स हैं। ये दोस्तों एक गेम चेंजिंग मूव था। इसका मतलब था कि देश अब राजा की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि सब सिटीजन्स की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, सब इक्वल हैं। और स्टेप 3, उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी बनाई, एक नया झंडा बनाया, द ट्राई कलर, जो आज भी फ्रांस का झंडा है। एक नेशनल एंथम लिखा, एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को प्रमोट किया। ये सब इसलिए ताकि लोगों में एक वी फीलिंग जागे, एक पहचान बने कि हम सब फ्रेंच हैं। यही था फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे पावरफुल आइडिया। सिंपल सी बात, देश राजा से नहीं, देश उसके लोगों से बनता है।
असली पावर राजा के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में होनी चाहिए। देश का फ्यूचर क्या होगा, ये फैसला कोई एक आदमी महल में बैठकर नहीं करेगा, बल्कि उस देश के सारे नागरिक मिलकर करेंगे। ये आइडिया उस टाइम के लिए आग जैसा था, एकदम रेवोल्यूशनरी। इसने यूरोप के बाकी सारे राजाओं की नींद ही उड़ा दी, क्योंकि अगर ये आइडिया फैल गया तो उन सब की कुर्सी खतरे में थी। सेक्शन 3, एक आइडिया जो फैल गया। अब इतना पावरफुल आइडिया, आग जैसा आइडिया, एक जगह बंद कर थोड़ी ना रह सकता है। फ्रांस में जो आग लगी थी, उसकी चिंगारियां अब पूरे यूरोप में फैलने लगी थी, एकदम जंगली आग की तरह। और इस आग को हवा दी एक बंदे ने, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन हीरो था या विलन, ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि एक तरफ तो उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म करके खुद को एम्परर बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी आर्मी यूरोप को जीतने निकली तो वो अपने साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज भी ले गई, लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म। नेपोलियन जहां भी जाता वहां के पुराने राजा महाराजाओं का सिस्टम तोड़ देता। उसने मॉडर्न लॉज लागू किए, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया, जिसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं। तो अनजाने में ही सही, नेपोलियन एक पोस्टमैन बन गया, जो इन नए आइडियाज को पूरे यूरोप में डिलीवर कर रहा था। और इसी टाइम यूरोप में एक और बड़ा चेंज हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा था। ये कौन लोग थे? ये ना तो राजाओं जैसे सुपर रिच थे, ना ही किसानों जैसे पुअर। ये थे डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, पढ़े लिखे लोग। जब इन तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये नए नए आइडियाज पहुंचे ना, तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें लगा, हाँ यार, बात तो सही है, हम टैक्स भी देते हैं, देश की इकोनॉमी भी हम चलाते हैं, तो सारे पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ राजाओं और जमींदारों के पास क्यों हैं? इस नई एजुकेटेड मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म के आइडिया को हाथों हाथ लिया, और वो इस चेंज के सबसे बड़े चैंपियन बन गए। तो ये पूरी 19th सेंचुरी बेसिकली एक टग ऑफ वॉर थी। एक तरफ थे नए आइडियाज और दूसरी तरफ था पुराना सिस्टम। देखो इस टाइमलाइन को। कहानी शुरू हुई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फिर 1815 में नेपोलियन हार गया, तो सारे पुराने राजा महाराजा वापस आ गए और उन्होंने सोचा, चलो इस जिन को वापस बॉटल में बंद कर दिया। लेकिन ये आइडिया लोगों के दिलों से नहीं निकला था। 1848 में पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई कि सब हिल गए। पब्लिक फिर से सड़कों पर थी। हालांकि इन रेवोल्यूशंस को दबा दिया गया, पर उन्होंने साबित कर दिया कि चेंज को अब रोका नहीं जा सकता। और इस लंबी लड़ाई का रिजल्ट ये हुआ कि 1871 तक फाइनली जर्मनी और इटली जैसे बड़े देश नेशन स्टेट्स बनकर दुनिया के नक्शे पर आ गए। उस टाइम का एक बहुत फेमस कोट है। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिट। उन्होंने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती ये समझाने के लिए कि फ्रांस कितना इन्फ्लुएंशियल था। मेटरनिक पुराने सिस्टम का पक्का सपोर्टर था, उसे नए आइडियाज से नफरत थी, पर उसकी बात 100% सच थी। जब 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी आग बेल्जियम तक पहुंची। जब 1848 में फ्रांस में फिर हंगामा हुआ तो जर्मनी, इटली, पोलैंड, हर जगह लोग अपने राजाओं के खिलाफ खड़े हो गए। बेसिकली फ्रांस उस टाइम का ट्रेंड सेटर था और बाकी यूरोप उसे फॉलो कर रहा था। सेक्शन 4, जर्मनी, इटली का जन्म। ओके, तो अब तक हमने आइडियाज की बात की कि आइडिया कैसे पैदा हुआ, कैसे फैला। अब देखते हैं इसका कॉन्क्रीट रिजल्ट क्या निकला। कैसे इस आइडिया ने दो नए सुपर पावरफुल देशों को जन्म दिया। तो एक होने से पहले जर्मनी और इटली थे कैसे? जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो कोई एक देश नहीं थे। जर्मनी नाम के एरिया में 39 से ज्यादा अलग अलग किंगडम्स थे। सब जर्मन बोलते थे, कल्चर भी सेम था, पर सब अलग थे, सबके अपने राजा थे। एकदम जैसे एक जिक्सा पजल के टुकड़े बिखरे पड़े हों, ऐसे ही इटली भी बस एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम था। वहां भी अलग अलग किंगडम्स थे। तो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाना, यही था यूनिफिकेशन। दोनों देश एक हुए, पर उनका तरीका बहुत अलग था। जर्मनी की कहानी का हीरो था ऑटो वॉन बिस्मार्क। उसको बातों में, डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका फंडा सिंपल था, ब्लड एंड आयरन, यानी खून और लोहा। उसने कहा, देश के बड़े फैसले स्पीच से नहीं, आर्मी और जंग से होते हैं। और उसने प्रशिया की पावरफुल आर्मी से जंग करके जर्मनी को यूनिफाई किया। दूसरी तरफ इटली की कहानी थोड़ी फिल्मी है। यहाँ 3 मेन प्लेयर्स थे। एक थे माजिनी, जिन्होंने अपने आइडियाज से लोगों के दिल में आज़ादी की आग लगाई। उन्हें इटली की आत्मा या सोल कहते हैं। दूसरे थे कवूर, एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट। उन्हें इटली का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। और तीसरे थे गरिबाल्डी, एक बहादुर जनरल जिन्होंने क्रांति की। वो थे इटली की तलवार या स्वॉर्ड। तो इटली का यूनिफिकेशन आइडियाज, रेवोल्यूशन और डिप्लोमेसी का एक मिक्स था।
ये नंबर देखो, 7। बिस्मार्क ने सिर्फ 7 साल के अंदर 3 बड़ी जंग लड़ी, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फिर फ्रांस से। क्यों? ताकि वो सारे जर्मन बोलने वाले एरियाज को प्रशिया के अंदर ला सके। ये दिखाता है कि जर्मन यूनिफिकेशन कितना अग्रेसिव प्रोसेस था। बिस्मार्क को बस रिजल्ट से मतलब था, तरीका कुछ भी हो। और फाइनली 1871 में फ्रांस को हराने के बाद प्रशिया के किंग को पूरे जर्मन एम्पायर का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते वो आइडिया जो फ्रांस में पैदा हुआ था वो जीत चुका था। यूरोप का मैप पूरी तरह रीड्रॉ हो चुका था। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल एम्पायर्स थे वो या तो टूट रहे थे या कमजोर हो रहे थे, और उनकी जगह ले रहे थे नेशन स्टेट्स, देश जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन हिस्ट्री थी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये दुनिया के नए पावर सेंटर्स थे। द वर्ल्ड हैड चेंज्ड फॉरएवर। सेक्शन 5, नेशनलिज्म, हीरो या विलन। हमने पूरी कहानी देख ली। इसने लोगों को आज़ादी दिलाई, नए देश बनाए। तो अब तक तो नेशनलिज्म एकदम हीरो लग रहा है ना? लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या हर कहानी का हीरो 100% अच्छा होता है? चलो अब इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन, नेशनलिज्म है क्या? बेसिकली ये अपने देश से प्यार करने की फीलिंग है, उस पर प्राउड फील करने की और उसके लिए एक होने की फीलिंग है। ये बिलीफ कि जिन लोगों का कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज सेम है, उनका अपना एक देश होना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात लगती है, राइट? इसमें क्या गलत हो सकता है? इस स्लाइड को ध्यान से देखो। यहाँ नेशनलिज्म के 2 चेहरे हैं। एक तरफ है द गुड साइड, इसने लोगों को जोड़ा, उन्हें एक आइडेंटिटी दी, उनके अंदर अपने देश के लिए प्राइड जगाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें राजाओं से आज़ादी दिलाई। ये सब अच्छा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, द बैड साइड। जब अपने देश से प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो बन जाता है सुपीरियॉरिटी। मेरा देश महान है से सिर्फ मेरा देश ही महान है, बाकी सब बेकार हैं। और इस फीलिंग से शुरू होता है दूसरे देशों से कॉन्फ्लिक्ट, और यही फीलिंग आगे चलकर बनी इंपीरियलिज्म का कारण, जहां इन नए यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका को अपना गुलाम बनाया। कितनी आयरॉनिक बात है ना? जिस नेशनलिज्म ने यूरोप को आज़ादी दिलाई, उसी ने उन्हें दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए इंस्पायर किया। और एंड में इसी अग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें करोड़ ऑफ लोग मारे गए। चलो दोस्तों, एक क्विक सा रिकैप करते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर का। मेन टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, देश या नेशन का आइडिया हमेशा से नहीं था, ये एक मॉडर्न आइडिया है, बस 200-250 साल पुराना। नंबर 2, इस आइडिया का जन्म हुआ 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में। नंबर 3, ये एक दो धाई तलवार है, इसने लोगों को जोड़ा भी, पर इसने नए झगड़े और लड़ाइयाँ भी शुरू की। और नंबर 4, इस एक आइडिया ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स है जिसने बिखरे हुए लोगों को जोड़कर देश बनाए, उन्हें एक पहचान दी, उन्हें आज़ादी दिलाई? या फिर ये एक ऐसी जहरीली आइडियोलॉजी है जिसने हम और वो के बीच दीवार खड़ी कर दी, जिसने दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर्स दिए और आज भी झगड़ों की जड़ है? जोड़ा या तोड़ा, इसके बारे में ज़रूर सोचना। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर। होप आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, द एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो।